ये क्या हो गया बहू के साथ? भगवान, मेरी बहू की रक्षा कीजिए। भगवान, मेरी बहू को बचा लो भगवान। थोड़े समय बाद डॉक्टर बाहर आता है। उड़ानपुर जैसे छोटे से गांव के निवासी बड़ा ही खुशहाल जीवन बिता रहे थे। सबके सवेरे की शुरुआत खुशियों से होती थी तो रात सुकून पर खत्म। इसी गांव में एक गरीब लकड़हारा भोला रहता है, जिसके जीवन में कभी कोई खुशियां नहीं आती, बस आती है तो हर समय समस्याएं। एक शाम भोला कुल्हाड़ी से जंगल में लकड़ियां काट रहा था। बस भोला, अगर आज के दिन इतनी मेहनत कर लेगा हाँ, तो कल तुझसे लकड़ियां नहीं तोड़ी जाएंगी। भोला तोड़ी हुई लकड़ियों को रस्सी से बांधकर उस लकड़ी के गट्ठे को अपने सर पर लेकर पास में ही अपने गांव में आता है। पहले जाकर ये लकड़ियां बेच आता हूँ, फिर थोड़ा राशन लेकर घर चला जाऊंगा। भोला एक लकड़ी के कारखाने में आता है और वहाँ के मालिक मनोहर को रोज की तरह लकड़ियाँ दे देता है। ये लो भोला, 100 रुपए। भोला रोज 100 से 150 रुपए तक की लकड़ियाँ बेचता था। इससे ज्यादा की उसकी कमाई नहीं होती थी। चलो अब राशन ले आता हूँ और बाकी के पैसों से माँ की दवाई ले आऊंगा। रात का समय भोला राशन और दवाइयाँ लेकर अपने छोटे से झोपड़े में आता है, जहाँ उसकी पत्नी शांति, बेटी कविता और उसकी बूढ़ी बीमार माँ हेमानी चारपाई पर लेटी थी। भोला अपने इस परिवार के साथ बड़ी ही गरीबी में अपना जीवन बिता रहा था। जी राशन लाए आप? हाँ शांति, लाया हूँ। तभी शांति उस राशन से खाने की व्यवस्था करने लगती है। पता नहीं कब हमें इस गरीबी से छुटकारा मिलेगा। सारा दिन इतनी मेहनत करने के बाद भी इतने कम पैसे हाथ आते हैं। बेटा, तू गांव में कोई दूसरा काम क्यों नहीं देख लेता? इतने कम पैसे में तू कितनी ज्यादा मेहनत करता है। माँ, अपने गांव में कोई काम नहीं है, जो है वो मुझ अनपढ़ को नहीं मिलता, इसीलिए मजबूरन मुझे ये काम करना पड़ता है। अगले दिन भोला फिर से कुल्हाड़ी लेकर जंगल में लकड़ियां काटने के लिए चला जाता है। कुछ दिन बाद शांति बाजार में सब्जी लेने आती है। वो सड़क से पैदल जा रही थी। माँ जी की दवाई तो हर बार कीमती होती जा रही है और जो पैसे बच रहे हैं उसमें बस थोड़ा सा ही राशन आ पा रहा है। शांति ये सब सोचते हुए सड़क से जा रही थी कि तभी पीछे से एक कार तेजी से आती है, जिसके ब्रेक अचानक से फेल हो गए थे। तभी वो कार शांति को बेरहमी से उड़ा देती है, जिसके बाद शांति की हालत बेहद गंभीर हो जाती है। शांति सरकारी अस्पताल में थी। हेमानी, कविता और भोला सब वहाँ पर आ चुके थे। ये क्या हो गया बहू के साथ? भगवान, मेरी बहू की रक्षा कीजिए। भगवान, मेरी बहू को बचा लो भगवान। थोड़े समय बाद डॉक्टर बाहर आता है। डॉक्टर साहब, शांति कैसी है? भोला जी, शांति जी की तबीयत बहुत ही खराब है। उनकी 3 पसलियां टूट चुकी हैं और उनके दिमाग पर गंभीर चोट आई है। आप तुरंत शांति जी को शहर के हॉस्पिटल लेकर जाइए, क्योंकि ये केस हैंडल करना हमारे बस की बात नहीं है। ये सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। तभी सब जैसे तैसे शांति को शहर के हॉस्पिटल में लेकर आते हैं। भोला, तुरंत 40,000 रुपए हॉस्पिटल में जमा करवा दीजिए। हमें अर्जेंट बाहर से मेडिसिन मंगवानी है। क्या? अब 40,000 रुपए कहाँ से लाऊं मैं? बेटा भोला, बहू की जान खतरे में है। तू कैसे भी करके पैसों की व्यवस्था जल्दी कर, मेरी बेटी को बचा ले। तभी भोला गांव आता है। अब कहाँ से लाऊं मैं पैसे? मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। भगवान जी, मुझ गरीब की सहायता कीजिए। तभी भोला कारखाने के मालिक मनोहर के पास आता है और उसे सारी बात बताता है।
मालिक, मुझ गरीब की मदद कीजिए। मेरी पत्नी के इलाज के लिए 40,000 रुपए लग रहे हैं। अगर उसका इलाज नहीं हुआ तो वो मर जाएगी। भोला, 40,000 रुपए बहुत बड़ी रकम होती है भाई। इतने पैसे तो मेरे पास नहीं हैं, पर हाँ, अपने गांव के साहूकार है ना, वो ब्याज पर पैसे देते हैं। तू वहां जाकर देख। तभी भोला गांव के साहूकार के पास आता है और उससे पैसे उधार मांगता है। मैं तुझे ऐसे पैसे नहीं दे सकता। तुझे अपनी कोई कीमती चीज मेरे पास गिरवी रखनी होगी। अब क्या रखूं गिरवी? मेरे पास तो घर के सिवा कुछ नहीं है। एक काम करता हूँ, मैं अपना घर ही गिरवी रख लेता हूँ। तभी भोला साहूकार के पास अपने घर के पेपर दे देता है और उससे पैसे लेकर शहर के हॉस्पिटल में आता है। वो सारे पैसे डॉक्टर को दे देता है। 2 दिन बाद अचानक शांति की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और उसकी दर्दनाक मृत्यु हो जाती है। ये देखकर भोला, हेमानी खूब ज्यादा रोते हैं। कुछ दिन बाद एक दिन भोला जंगल से लकड़ियां लेकर घर आता है तो आंगन में कविता, हेमानी बैठे थे और कविता रो रही थी। क्या हुआ कविता बिटिया, तुम रो क्यों रही हो? बेटा, मैं भी इससे कब से यही पूछ रही हूँ, पर ये कुछ बता ही नहीं रहा। सवेरे से भूखी प्यासी बस रो रही है। क्या सवेरे से भूखी है? भोला कविता के पास आकर बैठता है। क्या हुआ बिटिया, अपने बाबा को बताओ, तुम रो क्यों रही हो? मुझे माँ की याद आ रही है। मुझे माँ की याद आ रही है। ये सुनकर हेमानी, भोला की आंखें भी नम हो जाती हैं। मुझे माँ के पास जाना है, मुझे माँ के पास जाना है। रोते नहीं मेरी बच्ची, हम जरूर जाएंगे माँ के पास। मुझे माँ की याद आ रही है। बाबा, माँ अचानक से कहाँ चली गई? वो क्यों नहीं आ रही है मेरे पास? बाबा, मुझे माँ के पास जाना है। बिटिया, वो माँ है ना, किसी जरूरी काम से गई हैं। जब उनका काम खत्म हो जाएगा ना, तो तुम्हारी माँ हमारे पास लौट आएंगी। कविता ऐसे ही रोज रोज अपनी माँ को याद करके रोती जा रही थी और भोला और हेमानी को कविता को संभालना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। रात का समय भोला और हेमानी घर में ही थे। घर में खाना बनाना और बाकी काम अब हेमानी को ही करने पड़ रहे थे। कविता सोई हुई थी। बेटा, मुझे कविता की बहुत चिंता हो रही है। ये बहुत छोटी है। अगर इसने अपनी माँ को लेकर दिमाग पर कोई गहरा सदमा ले लिया तो क्या करूं माँ? कविता की चिंता मुझे परेशान कर रही है। अब मैं कैसे इसे इसकी माँ से मिलवाऊं? बेटा, अब तो एक ही रास्ता है, तू दूसरा ब्याह कर ले, क्योंकि कविता को एक माँ का प्यार बहुत जरूरी है। बेटा, ये क्या बोल रही हो आप माँ? मैं सही कह रही हूँ बेटा। अपनी बच्ची के खातिर दूसरा विवाह करना ही ठीक रहेगा, वरना आगे चलकर परिस्थिति इतनी खराब हो जाएगी कि हमें कविता को संभालना मुश्किल हो जाएगा। हम उसे संभाल नहीं पाएंगे। भोला भी इस बात को लेकर परेशान होने लगता है। कुछ दिन बाद भोला मानवी नाम की एक गरीब अनाथ लड़की से शादी कर लेता है। शादी के दूसरे दिन, ये मेरी माँ नहीं है। मेरी माँ कहाँ है बाबा? बिटिया, ये तुम्हारी माँ ही है। वो तुम्हारी माँ के चेहरे पर चोट आई थी ना, तो इसका चेहरा बदल गया है। हाँ बिटिया, मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। अच्छा माँ, आप कहाँ चले गए थे? मैं आपको कब से याद कर रही थी। बिटिया, मैं एक जरूरी काम से बाहर गई थी। अब कविता मानवी को अपनी माँ समझने लगती है।
जिसके बाद मानवी कविता को खूब प्यार देने लगी और कविता भी मानवी के साथ काफी ज्यादा खुश रहने लगी। एक दिन दोपहर में भोला जंगल में लकड़ियां काट रहा था। माँ को घर के काम से भी छुटकारा मिल गया और कविता को माँ का प्यार भी मिल रहा है। अब ये दोनों समस्या तो खत्म हो गई। अब बचा है तो बस साहूकार का कर्ज। मुझे जल्दी से जल्दी उनका कर्ज लौटाकर अपना घर उनके पास से छुड़वाना होगा। तभी भोला शाम तक कई सारी लकड़ियां तोड़ लेता है और उन सारी लकड़ियों को आज भी मनोहर को 150 रुपए में बेच देता है। करीब 1 महीने बाद एक शाम भोला घर के आंगन में बैठा था। अब तक तो केवल 2,000 रुपए जमा कर पाया हूँ। अब मैं साहूकार को पैसे कहाँ से दूंगा? उतने में वहाँ पर साहूकार आ जाता है। और भोला, मेरा पैसा लौटाने का इरादा है कि नहीं? 2 महीने हो गए और अब तक तूने एक पैसा नहीं दिया मुझे। मालिक, मेरे पास बड़ी मुश्किल से 2,000 रुपए जमा हो पाए हैं। आप अभी के लिए इतने पैसे ले लीजिए ना, मैं बाद में धीरे धीरे करके दे दूंगा आपका पैसा। ये क्या पागल समझ रखा है क्या मुझे? 2 महीने का ब्याज ही 2,000 रुपए हो चुका है। चल भाई, मेरे सारे पैसे अभी निकाल। मालिक, कहाँ से लाकर दूं अभी आपको इतने सारे पैसे? तूने घर गिरवी रखकर मुझसे पैसे लिए थे ना। चल, ये घर खाली कर। अब ये घर मेरा हो चुका है। फिर क्या था, पैसा न मिलने पर साहूकार भोला के घर पर कब्जा कर लेता है, जिसके बाद भोला और उसका परिवार रास्ते पर आ जाता है। जी, अब हम कहाँ रहेंगे जी? हमारे पास तो अब घर ही नहीं रहा। ऐसा क्यों हो रहा है? हम गरीबों के साथ भगवान ऐसा क्यों कर रहा है? एक के बाद एक हम पर परेशानियां आती जा रही है। तभी सब एक खुले मैदान में आकर बैठ जाते हैं। इस समय गांव में हमें कोई घर भी किराए से नहीं देगा। जी, जब तक हमारे पास किराए का घर लेने के लिए पैसे नहीं जमा हो जाते, हम लकड़ियों का एक छोटा सा झोपड़ा बना लेते हैं जी। हाँ मानवी, मैं भी वही सोच रहा हूँ। मैं जंगल से कुछ लकड़ियाँ लाता हूँ, हम यहीं एक लकड़ियों का झोपड़ा बना लेते हैं। तभी भोला मानवी दोनों जंगल में आते हैं और वहाँ से कई सारी लकड़ियाँ तोड़कर लाते हैं और उन्हें कील से ठोककर लकड़ी का घर बनाने लगते हैं। अब 3 दिन की कड़ी मेहनत के बाद में भोला और सब लोग मिलकर लकड़ियों का एक छोटा सा झोपड़ा बना लेते हैं, जिसमें मानवी ने मिट्टी का चूल्हा और मिट्टी के कुछ बर्तन बनाए थे और भोला कुछ पुराने बर्तन खरीद कर ले आया था। एक दिन सवेरे भोला जंगल में लकड़ियाँ काट रहा था। अब तो हमारे ऊपर परेशानियां और भी ज्यादा बढ़ चुकी हैं। अब तो मुझे पहले से भी ज्यादा लकड़ियां तोड़कर ले जाना होगा ताकि माँ की दवाइयाँ और राशन दोनों अच्छे से आ सकें। भोला रोज के मुकाबले आज रात तक कई लकड़ियां तोड़कर लाता है और उन लकड़ियों को मनोहर को बेच देता है। आज लकड़ियां 200 रुपए की बिकी थी। क्या बात है भोला, आज तो तू काफी ज्यादा लकड़ियां लेकर आया है। जी मालिक, मुझे पैसों की जरूरत है, इसीलिए। तभी भोला उन पैसों में से 120 रुपए की हेमानी की दवाई लेकर आता है और बाकी पैसों का राशन लेकर आता है। ये क्या जी, इतना कम राशन? इसमें तो बस एक ही समय का खाना बन पाएगा। अब कल दोपहर में क्या खाएंगे जी? पहले माँ की दवाइयाँ 60 रुपए में आ जाती थीं, पर अब दवाइयों के दाम बढ़ चुके हैं। अब 120 रुपए में आ रही हैं माँ की दवाइयाँ। बेटा, क्यों तू इतनी कीमती दवाइयाँ लेकर आता है? अब मुझे दवाइयाँ नहीं खानी है बेटा। नहीं माँ, आपको रोज दवाइयाँ लेना जरूरी है। डॉक्टर ने कहा था अगर आप एक भी दिन दवाई नहीं लोगी ना तो आपकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। हेमानी को एक खतरनाक बीमारी थी, जिसके चलते उसे रोज दवाई लेना पड़ता था। अब कुछ दिन यूं ही बीतने लगे। भोला रोज 200 रुपए की लकड़ियां तोड़कर लाने लगा और सब एक समय भूखे रहकर अपना जीवन बिताने लगे। एक दिन सवेरे भोला कुल्हाड़ी लेकर जंगल में चला जाता है और घर के आंगन में मानवी कपड़े धो रही थी। पता नहीं माँ जी की बीमारी कब खत्म होगी। माँ जी की दवाई के चक्कर में हमारा कितना पैसा बर्बाद होता जा रहा है और हमें रोज एक समय भूखा रहना पड़ता है। काश कि हमारे साथ माँ जी ही ना होते
तो आज हमें कभी भी इतनी परेशानी ना देखनी पड़ती। मानवी कपड़े धोने लग जाती है। थोड़े समय के बाद, अगर माँ जी हमारे जीवन से हमेशा के लिए चली जाएं, तो हमें ये परेशानी कभी नहीं होगी। एक काम करती हूँ, मैं माँ जी को रास्ते से ही हटा देती हूँ। वैसे भी उनकी सेवा करने में अब मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। थोड़े समय बाद मानवी घर में आती है। बहू, बहू मेरी दवाई दे दे, आज बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। एक काम करती हूँ, मैं माँ जी को दवाई में जहर मिलाकर दे देती हूँ। थोड़े समय बाद मानवी हेमानी की दवाई लेकर बाहर आती है और उसमें जहर मिला देती है। अब माँ जी ये जहर मिली हुई दवाई पिएगी और फिर हमेशा के लिए उसका खेल खत्म हो जाएगा। अब ये बात पीछे खड़ी कविता सुन लेती है। तभी मानवी घर के अंदर चली जाती है। क्या माँ दादी को जहर दे रही है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कविता दौड़ते हुए अंदर आती है तो तब तक मानवी हेमानी को दवाई दे चुकी थी और हेमानी ने वो दवाई पी ली थी। दादी, दादी आपने दवाई पी ली दादी? हाँ बिटिया, मैंने दवाई पी ली। क्या दादी? दादी, दादी माँ ने उस दवाई में जहर मिलाया था। ये सुनकर हेमानी के होश उड़ जाते हैं। क्या क्या? अरे, इसे कैसे पता चला कि मैंने दवाई में जहर मिलाया था? बहू, बहू ये कविता क्या बोल रही है बहू? अरे माँ जी, आप भी कहाँ इनकी बातों पर ध्यान दे रहे हो? मैं भला आपको जहर क्यों दूंगी? पागल लड़की, हाँ, कुछ भी मजाक करती रहती है। ऐसे थोड़ा होता है दादी। तभी अचानक हेमानी के सीने में तेज दर्द होने लगता है। दादी, दादी माँ आपको क्या हो रहा है दादी माँ? तभी जहर के कारण हेमानी की मृत्यु हो जाती है। दादी, दादी। अरे वाह, जहर ने तो बड़ी जल्दी अपना असर दिखा दिया। ये क्या किया माँ आपने? आपने दादी माँ को क्यों मार दिया? क्यों मार दिया? दादी माँ उठिए ना दादी माँ। अरे, मैंने कहा मारा इन्हें, ये तो अपने आप ही मर गए। मैं बाबा को सब कुछ बता दूंगी कि आपने दादी माँ को जहर देकर जान से मार दिया। मैं जरूर से उन्हें सब कुछ बताऊंगी। अरे, ये बिल्ली कहीं मेरा खेल फेल न कर दे, इसे तो ठिकाने लगाना ही होगा। हाँ। तभी मानवी कविता को पकड़कर रस्सी से बांध देती है और हेमानी की लाश और कविता को लेकर दूर एक दरिया के पास आती है और वहाँ कविता को एक पेड़ से रस्सी से बांध देती है। खोलो मुझे माँ, खोलो मुझे। तो मुझे फंसाना चाहती थी ना? अब मर यहाँ पर। यहाँ बहुत सारे जंगली जानवर आते हैं, वो आराम से तुम दोनों दादी और पोती को खाकर अपनी भूख मिटा लेंगे। बढ़िया ही थी मुझे फंसाने वाली। हाँ। मानवी वहाँ से चली जाती है। माँ, बाबा आप कहाँ हो माँ, ऐसा मत करो माँ। इधर भोला जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठा था। तभी उसे वहाँ जमीन के अंदर एक सोने जैसी कुछ चीज दिखाई देती है। ये क्या है? भोला जब वहाँ पर खुदाई करता है तो वो सोने की डाली थी। सोना? भोला और खुदाई करता है तो वहाँ जमीन के अंदर से एक बड़ी सी पेड़ की डाली की तरह सोने की एक लकड़ी निकलती है। इतना सारा सोना! अरे मैं तो माला माल हो गया। मुझे इतना सारा सोना मिल गया। इस सोने की बड़ी सी छड़ी को पाकर भोला की खुशियों का ठिकाना न रहा। ये तो करोड़ों का सोना लगता है भोला, अब तो तेरा जीवन बदल गया। जल्दी से इसे छुपा लेता हूँ, अगर किसी ने देख लिया तो सब गड़बड़ हो जाएगी। भोला उस सोने की छड़ी पर काली मिट्टी लगाकर उसे काला कर देता है, जिसके बाद उस छड़ी की सोने की चमक दिखाई नहीं देती। तभी वो उस छड़ी को कुछ लकड़ियों में रखकर घर ले आता है। भोला जी आप इतनी जल्दी आ गए? अरे मानवी, माँ और कविता कहाँ हो?
इन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने उन दोनों को मार दिया है। जी वो माँ जी कविता को अपने साथ लेकर गई है, वो गांव में किसी से मिलने गई है। अच्छा, अरे वो सब छोड़ो मानवी, हम तो माला माल हो गए। माला माल हो गए मतलब? मानवी, मुझे जंगल से करोड़ों का सोना मिला है। ये सुनकर मानवी के होश उड़ जाते हैं। क्या 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 क्या, क्या करोड़ों का सोना? सच बोल रहे हैं जी आप? करोड़ों का सोना? हाँ मानवी, ये देखो। भोला उस सोने की छड़ी से मिट्टी हटाकर वो सोने की छड़ी मानवी को दिखाता है। ये तो सच में सोना है जी। अब हम भी करोड़पति बन गए मानवी। अब हम सब यहाँ से बहुत दूर शहर में रहने चले जाएंगे और मजे से अपना जीवन बिताएंगे। इतना सारा सोना अगर ये मुझे मिल गया तो मेरा तो जीवन ही बदल जाएगा। ला, मैं इस सोने की छड़ी को काली मिट्टी लगाकर इसे काला कर देता हूँ। किसी को इस सोने के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। भोला उस सोने की छड़ी को काली मिट्टी लगाकर काला कर देता है। मानवी देख, इतना सोना तुझे जीवन में कभी भी नहीं मिलेगा। सोच क्या रही है? अगर तुझे अपना जीवन बेहतर करना है तो इस भोला को भी जान से मारकर ये सोना लेकर यहाँ से भाग जा। तेरा जीवन संवर जाएगा मानवी। जी आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। हाँ हाँ मानवी, जल्दी बनाओ, क्योंकि अब इसके बाद तो हम शहर में अपने आलीशान बंगले में बैठकर कॉफी पियेंगे। मानवी मिट्टी के चूल्हे पर चाय बनाने लगती है। इधर भोला उस सोने की छड़ी को देखकर काफी खुश होता है। तभी मानवी चुपके से चाय में जहर मिला देती है। जितना खुश होना है हो जाइए भोला जी, क्योंकि ये खुशी आपकी ज्यादा समय तक नहीं रहने वाली। अरे वाह मानवी, ये भोला तो तेरे जीवन में खजाने की चाबी बनकर आया है। इस गरीब ने तो तुझे एक ही पल में करोड़पति बना दिया। अरे जल्दी लाना चाय मानवी। हाँ जी बस 2 मिनट रुकिए, लाती हूँ। तभी मानवी एक कप में चाय लेकर भोला के पास आती है। अब इस चाय में जहर मिला हुआ था। जल्दी इस चाय को पीकर ऊपर जाइए भोला जी, ताकि ये सारा सोना जल्द से जल्द मेरा हो जाए। भोला जैसे ही चाय पीने लगता है कि तभी कोई घर का दरवाजा तोड़ देता है। अरे भोला मानवी सामने देखते हैं तो दरवाजे पर कविता पुलिस ऑफिसर्स के साथ में खड़ी थी। बाबा वो चाय मत पीना बाबा, उसमें जहर है। ये सुनकर भोला चाय का प्याला नीचे रख देता है। अरे बाप रे, ये जिंदा कैसे बच गई? कविता अंदर आकर उस कप की चाय को नीचे फेंक देती है। अरे कविता, तुमने चाय क्यों फेंक दी? और ये दरोगा साहब यहाँ क्यों आए? बाबा, माँ ने दादी को जहर देकर जान से मार दिया। क्या? और उन्होंने मुझे भी जंगल में एक पेड़ से बांध दिया था ताकि जंगली जानवर मुझे खा जाए। माँ हम सबको मारना चाहती है बाबा। ये सुनकर भोला के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तभी मानवी जैसे ही वहाँ से भागने लगती है, तभी पुलिस ऑफिसर्स उसे पकड़ लेते हैं। कहाँ भाग रही हो मानवी? बताओ, ऐसा क्यों किया तुमने? क्यों तुमने अपनी सास को मारा और अपनी बच्ची को मौत के मुंह में छोड़कर आ गई थी? वो तो अच्छा हुआ, सही समय पर हम वहाँ पहुँच गए और हमने कविता की जान बचा ली। क्या तुमने माँ को मार दिया? मानवी, क्या बिगाड़ा था मेरी माँ ने तुम्हारा? क्यों मारा तुमने उन्हें? गरीबी की वजह से माँ जी की दवाई हर दिन कीमती होती जा रही थी, जिसके चलते हमें रोज एक समय भूखा रहना पड़ता था। हमारा घर चला गया। मुझे रोज माँ जी की इतनी सेवा करनी पड़ रही थी, जिससे मैं बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। इसलिए मैंने माँ जी की दवाई में जहर देकर उन्हें जान से मार दिया। पर तभी इस कविता ने मुझे देख लिया और मैंने इसे भी। मेरी माँ तुम्हें अपनी बेटी मानती थी, वो तुम्हें बेटी से बढ़कर प्रेम करती थी और तुमने उनके साथ ऐसा किया। तभी अपनी सास को मारने के जुर्म में पुलिस मानवी को लेकर वहाँ से चली जाती है। तभी कविता अपने पिता को सारी बात बताती है। रोते नहीं मेरी बच्ची, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे,
हम यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे। उसके बाद मानवी हवालात में रहकर अपने किए को याद करके खूब रोने लगती है और इधर भोला उस सोने की छड़ी को लेकर अपनी बेटी के साथ एक दूर शहर में आता है और वहाँ एक बड़ा सा बंगला खरीदकर एक कारोबार शुरू करता है और दोनों बाप और बेटी एक साथ अपना जीवन खुशी खुशी बिताने लगते हैं।